आपके ब्रांड की टैग लाइन भी है, सुबह जलाओ शाम जलाओ चारों दिशाओं को महकाओ। ये बचपन से सभी सुनते आ रहे हैं। सुबह जलाओ शाम देवदर्शन धूप मैंने बचपन से ना सिर्फ देखा है, हमारे घर में इस्तेमाल हो रहा है, पूरे देश के हर घर में देवदर्शन धूप का इस्तेमाल होता है। ऐसी सिचुएशन आती है, यंग जनरेशन को मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी आप काम करो उससे घबराना नहीं चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार आपको सक्सेस मिलेगी, ये बात नहीं है। आपको क्वालिटी पे देखो भी कहाँ कमी है हमारी। अभी रिसेंटली रतन टाटा जी ही पास्ड अवे, कभी उनसे मिलने का मौका मिला? मैंने तो आज उसकी अखबार में जो फोटो आई थी, उसकी जो बॉडी पड़ी थी, मैंने तो उसके पैरों को हाथ लगाया। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं बॉम्बे जाऊं कभी तो उसको मिल के रहूंगा, उसके पैरों को मैंने छूना। हाँ। और जो एड है हमारी इतने सालों से सेम चल रही है, क्या कभी मन में ऐसा नहीं आया कि यार अब इसको आज के ज़माने के अकॉर्डिंग हमें सेलिब्रिटीज़ को एंडोर्स करके उनसे प्रमोशन करनी चाहिए? क्योंकि उसके घर के एड्रेस पे जाती थी, हमें कितना प्राउड फील होता था कि ये एक फिल्म एक्टर है, हमारी धूप इस्तेमाल करता है। अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए क्योंकि अगरबत्ती में बांस का इस्तेमाल किया जाता है और हिंदू धर्म के हिसाब से भी हमें बांस को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि अशुभ माना जाता है। और जब अर्थी उठती है तो वो बांस की होती है, लेकिन उसको भी नहीं जलाया जाता। जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, जो दूसरे संप्रदाय हैं, हमारे हिंदू धर्म पर चोट करना चाहते हैं कि इनको कैसे ख़त्म करें। जो ये तमिलनाडु के और इधर साउथ के इलाके हैं ना, ये हमारे से ज़्यादा अच्छे हैं। वो ऐसे है कि गॉड फीयरिंग है इनमें। हमारे जो गॉड फीयरिंग कम होती जा रही है। और 5 रुपये में क्या मिलता है आजकल? आजकल तो किसी को भिखारी को भी दे दो, वो भी कहता है भी अपने पास ही रखो। हम सभी बचपन से अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के घर में पूजा पाठ करते आए हैं और जब तक पूजा में धूप अगरबत्ती की खुशबू ना आ जाए तब तक उसकी शुरुआत नहीं हो पाती है। जी हाँ, हम आज आपके सामने एक ऐसे ही ब्रांड को लेके आए हैं जो देश के हर घर में मौजूद है और जिसकी खुशबू से हर घर की चारों दिशाएं महक उठती है। इस पॉडकास्ट को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, सो दैट कि हम ऐसे ही ब्रांड और गेस्ट को आपके सामने ला सके। मैं बात कर रहा हूँ देवदर्शन धूप की, जिसके ये जिंगल हम सभी ने बचपन से सुनी है, सुबह जलाओ शाम जलाओ चारों दिशाओं को महकाओ। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर शेयरिंग देयर जर्नी थ्रू आवर पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे देवदर्शन धूप के चेयरमैन श्री भंवर लाल जैन जी से कि कैसे उन्होंने बचपन से अपने फादर को इस ब्रांड को बिल्ड करते हुए देखा, देन उनके साथ मिलके इसे देश के हर घर तक पहुंचाया एंड आज इसकी 3rd जनरेशन इसे पूरी दुनिया तक पहुंचा रही है। इस जिंगल की शुरुआत कैसे हुई और आज ये ब्रांड पूरे देश के साथ साथ दुनिया में कैसे चल रहा है। सो एंजॉय टुडेज पॉडकास्ट। सर, वेलकम टू द क्यूरियस बाइट्स विद सनवाल। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देवदर्शन धूप मैंने बचपन से ना सिर्फ देखा है, हमारे घर में इस्तेमाल हो रहा है, पूरे देश के हर घर में देवदर्शन धूप का इस्तेमाल होता है। तो इसकी शुरुआत जो 1954 में हुई थी वो कैसे हुई थी? क्योंकि उस टाइम देश की सिचुएशन भी अभी बंटवारा हुआ ही था, देश में जो इकोनॉमिकल सिचुएशन थी वो उतनी स्टेबल नहीं थे। तो उस टाइम इसकी शुरुआत कैसे हुई, मैं आपसे स्टार्टिंग से जानना चाहूँगा। सवाल आपका बहुत बढ़िया है। उसमें ऐसा था कि वाकई इकोनॉमिक ख़राब थी, बहुत मुश्किल थी काम करने। जो हम रहते थे जहाँ, वो 60 to 75% जो थी मुसलमानों की आबादी थी। तो सारे चले गए, एक तरह का शहर उजड़ सा गया। कोई काम धंधा नहीं था, कोई कारोबार नहीं था। जो वहाँ से रेफ्यूजी आए थे उनके पास पैसे नहीं थे, उधारी के कौन दे, अपना भी काम चलाना है, बहुत मुश्किल हो रही थी। तो उस टाइम जो था गवर्नमेंट का था कि भाई इंडस्ट्री लगाओ, काम करो। नहरें उन्होंने खुदवाई और करी, तो हमने एक इंडस्ट्री लगाने की सोची कि भाई एक इंडस्ट्री लगाया जाए। जैसे दादाजी बताते थे, मैं तो उस टाइम 5-6 साल का था, कभी ऐसे हमने एक इंडस्ट्री लगाई। धूप पे हम क्यों गए कि भी ये एक रिलीजियस आइटम है, इसको लेते हैं हम। वहाँ इसके साथ की कोई फैक्ट्री नहीं थी, तो हमने इसकी जो इनोवेशन की,
जो हमारे फादर साहब थे या हमारे बड़े भाई थे उन्होंने करी, वही रॉ मटेरियल वगैरह लाते बनाते, तो हम उनकी जिस जो हमारी एज थी उसके हिसाब से अपनी उन हेल्प करते, तो हमने वहाँ से शुरू की। ओके, तो आपके पिताजी ने एग्जैक्टली स्टार्ट किया? यस। ओके, तो उस टाइम जब स्टार्ट करने का मन में आया तो ऐसा क्या था कि हम सिर्फ इसी इंडस्ट्री में जाए, किसी और में ना जाए? वो ऐसा था कि समाना में कोई सुविधा नहीं थी, कोई रेल नहीं था, कुछ नहीं था, पैसे भी नहीं होते थे लोगों के पास, तो जितनी की पूंजी थी उसके साथ हमने काम शुरू किया। वहाँ क्या काम शुरू करते, पहले तो सबसे बड़ी तो सामने प्रॉब्लम होती है कि उसको बेचें कहाँ, बिल्कुल। क्या करें। बनाना तो बड़ा आसान है, बेचना बड़ा मुश्किल है। तो उनके मन में आया कि भाई धूप से हम स्टार्ट करते हैं। धूप की हमने वैरायटी बनानी शुरू की, घर में अपना लगाई उसकी मशीन छोटी सी, वहाँ से हमने बनाना शुरू किया। तो उस टाइम कुछ गवर्नमेंट का सपोर्ट था या स्क्रैच से सारा ही फैमिली को ये देखना पड़ा कि खुद ही सब कुछ स्टार्ट करना है, और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चैलेंजेस इनिशियल लेवल पे? गवर्नमेंट की पूछते हो, गवर्नमेंट का जो दफ्तर था पटियाले था, गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिलती थी। वो तो एक बैकवर्ड एरिया था समाना जो था, तो गवर्नमेंट की हमारे को कोई एड नहीं मिलती थी। तो उस टाइम देश की सिचुएशन बिजनेस को लेके क्या चल रही थी कि गवर्नमेंट तो चलो कह रही है कि इंडस्ट्रीज लगाओ, हम आपको करेंगे, बट एक्चुअल में आपने तो देखा होगा, तो क्या चल रहा था पूरे देश में बिजनेसेस को लेके, इंडस्ट्रीज को लेके? जब तक मैंने होश संभाली उस समय क्या था कि भी 1 रुपया भी बन जाता था ना, तो हम समझते थे बहुत बन गया। अच्छा। 5 रुपये भी बन जाते तो बहुत बन गया। तो ऐसी सिचुएशन थी। हमारे जो मंडियाँ थी, समाना मंडी, वहाँ एक 5 किलो की ढेरी आती थी कनक की। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि अभी कैसी हालात हो गए। हमारे बारिश नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, डेजर्ट का एरिया था एक तरह का, तो बहुत मुश्किल थी। तो कब जाके ऐसा सिचुएशन आई कि बिजनेस आपको या आपके पिताजी को लगा कि अभी थोड़ा स्टेबल हो चुका है, आगे इसको लेके जाना चाहिए, और आपकी एंट्री कैसे होती है? मेरी एंट्री होती है कि हम जब पढ़ते थे, ये कोई बात है कोई 1963 की, तो मेरे मन में थी भी मैं भी कुछ इनकी हेल्प करूं। मैं पढ़ता था भी मैं भी कुछ हेल्प करूं। तो वहाँ से बस एक फ्री जा रही थी पटियाला सोशल फंक्शन के लिए, तो मैंने कहा मैं भी जाऊंगा। तो मैं गया। उसमें क्या है, मैंने जो हमारे धूप बनाते थे एक थैले में डाल ली कि भी इसको मैं बेच कर आऊँगा। जज्बा मेरा बड़ा था, पर आप यकीन करें मेरे से सिर्फ 1 दर्जन बिकी, वो भी 1 रुपया 2 आने की। उस टाइम आने चलते थे, 1 रुपया 2 आने की। जी जी। 1 दर्जन मैं बेच के आया, तो मैं सेटिस्फाई था कि मैंने बेची, पर बिकी नहीं मेरे से। जो भी कोई जाता था किसी ने मेरे को ऑब्लाइज नहीं किया। सिर्फ 1 दर्जन मैं बेच के आया, बाकी सारा माल वापस ले आया। तो उस ज़माने में तो आज तो चले सोशल मीडिया है, टेलीविज़न है, रेडियोस वगैरह सब कुछ है। उस ज़माने में फिर मार्केट, वही जो आप बता रहे हैं, मार्केट कैसे किया, प्रोडक्ट घर घर तक कैसे इसको पहुंचाया? इसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है इसके लिए। ये हमने जब हम फुली में 1965 के बाद आ गया मार्केट में, तो मैं अपने पिताजी के साथ जाता है मार्केट करने के लिए। तो जैसे वो कहते थे उनके हिसाब से हम गाइडलाइन में चलते थे। हम दुकानदार पे जाते, हमारे को कोई हाथ नहीं पड़ाता था। कहते थे आपका माल नहीं चलता नहीं है, बिकता नहीं है। हमने फिर छोटे दुकानदारों से शुरू किया, भी छोटे दुकानदारों से शुरू करो, बड़े जो हैं वो आपको हाथ नहीं पकड़ाएंगे। तो हमने छोटे दुकानदारों से शुरू किया। वहाँ हम 1-1, 2-2 दर्जन, 3-3 दर्जन बेच कर आते। वहाँ हमारे को सेटिस्फेक्शन मिलती
कि भी ठीक है, बिक रहा है। दोबारा फिर हम बेचने जाते हैं तो बिकता माल, कि भी ठीक है, माल आपका अच्छी है, खुशबू ठीक है, तो बिकता माल। तो वहाँ से फिर एक वैरायटी बनी, 2 वैरायटी बनी, 10 वैरायटी बनी। फिर लोग कहते ये लो, ये लो, ये लो। हम उनकी डिमांड पूरी करते गए। फिर अकेले जाने लग गए हम मार्केट में, तो अच्छी रिस्पांस मिलने लगी। जहाँ एक बार देकर आते थे दोबारा फिर बिकता था। तो 1 दर्जन, 10 दर्जन, 20 दर्जन, 2 कार्टून, 3 कार्टून, 10 कार्टून, ऐसे सेल बढ़ने लगी। तो यहाँ से अभी फिर पंजाब से इस हिस्से से देश के पूरे इंडिया में वहाँ कैसे कदम बढ़ाया? हम पहले तो पंजाब में ही बिकता था सारा। फिर जब पंजाब हरियाणा बन गया, फिर हरियाणा भी हमने शुरू किया। हरियाणा पहले भी जाते थे, तो हरियाणा में भी हमारे को अच्छी रिस्पांस मिली। तो पंजाब हरियाणा शुरू हो गया, फिर हिमाचल में भी जाने लग गया माल। ये अभी 3 स्टेटों में जाता था। ये आप कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये कोई 70 तक की बात है। 70 तक, 1970 तक की बात है। 1970 तक हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में जाने लग 3 गए। राज्यों तक जाने हाँ। लग गए। तो काफ़ी प्रोडक्शन बन गई। फिर हमने नई फैक्ट्री लगा ली। वहाँ हमारे बड़ी फैक्ट्री बन गई। एक फैक्ट्री और हमने लगा ली हरियाणा में। हरियाणा हमारे साथ लगता था, पंजाब समाना के साथ लगता था, वहीं लगा दी। तो 2 फैक्ट्री हो गई। 2 फैक्ट्री में अच्छी प्रोडक्शन बनने लगी। तो पंजाब हरियाणा में अच्छी डिमांड निकलने लगी, हिमाचल में निकलने लगी। तो ऐसे ऐसे हम आगे चलते गए। तो वहाँ अभी 3 स्टेट कवर किए आपने 1970 तक। तो आगे चल के कब हम पूरे इंडिया लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे पहुँच गए? वो हम ऐसे है कि जब पंजाब में डिस्टर्बेंस हुई तो हमारे को वहाँ सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। आप 84 की बात कर रहे हैं? 84 जी। वहाँ सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। वहाँ हालात ऐसे ख़राब हो गए थे कि वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। बच्चों को हमने बाहर भेजा पढ़ने के लिए। हम अपना डिफेंस खुद करते थे। तो वहाँ से फिर हमने सोचा कि भाई दिल्ली जाया जाए। भी अब शहर छोड़ने लगे हैं तो बड़े टाउन में चलते हैं। दिल्ली हमने नोएडा में प्लॉट भी ले लिया और फिर ये फ्लैट भी ले लिए। तो अब जाने की बारी जब सोचते थे भी हम दिल्ली कैसे काम करेंगे, 1 आदमी जाए, 2 आदमी जाए तो कैसे काम चलेगा। तो दिल्ली के लिए हमारा दिल नहीं माना। 3-4 साल इसी स्ट्रगल में गुजर गए कि भी दिल्ली कैसे काम करें हम। दिल्ली बहुत बड़ा है, 1-2 आदमी का तो काम नहीं है वहाँ। 1 आदमी मार्केट में जाए, एक फैक्ट्री में बैठे तो कैसे काम चलेगा, तो इधर काम बंद हो जाएगा। तो हमने सोचा फिर चंडीगढ़ चलते हैं। चंडीगढ़ में क्या है कि एजुकेशन है, बच्चों की मेडिकल है, ट्रांसपोर्ट का साधन है, तो चंडीगढ़ आते हैं। तो चंडीगढ़ हमने शुरू किया, वहाँ एक प्लॉट लिया, तो वहाँ से हमने अपना कारोबार किया। तो ये 1985 के आसपास की बात है या 90 के आसपास तक? ये 84 में ले लिया था। अच्छा, उसी साल ले लिया था। 84 में एक प्लॉट ले लिया था। तो वहाँ से हमने काम शुरू किया। फिर जो वो रह गए थे वहाँ, उनको आहिस्ता आहिस्ता बुला लिया। तो वहाँ तो हम अपने मकानों में रहते थे, यहाँ तो आगे किराए पर रहना पड़ा। कई बारी तो किराया देने ही भूल जाते थे, क्यों अपने मकानों की आदत पड़ी हुई थी। एक बार की बात सुनाता हूँ। हम 32 सेक्टर में रहते थे। मिस्टर शर्मा थे, उनके हमारे मालिक मकान। जब मैं दोपहर में लंच में आया, वो मेरे को ऐसे देख रहे थे, कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं सके। मैं उनकी बात समझ गया, भाई ये कुछ कहना चाह रहे हैं, कह नहीं रहे हैं। मैंने कहा मकान खाली करने के लिए ना कह दे, मकान खाली करने बड़े मुश्किल हैं, सारा सामान उठाओ लेकर जाओ, बड़े मुश्किल हैं। तो उनसे कहा नहीं गया। मैंने आके ऊपर वाइफ से बात करी। मैंने कहा ऐसे शर्मा जी देख रहे थे जैसे कुछ कहना चाह रहे हों। कहते क्या तारीख होगी आज? मैंने 15। अपने कहते किराया नहीं दिया है। तो
किराए के लिए थे। हाँ, किराए के लिए कहना चाहते थे, तो मैंने शाम को किराया दिया उनको, तो बात खत्म हो गई। हाँ, क्योंकि अपने घर में तो अपने कभी घर ऐसा में था नहीं कोई देने का, तो याद ही नहीं रहता था कि किराया देना है कि नहीं। हाँ। तो ऐसे हो। तो जब आप फुल फ्लेज एंटर हो गए, बिजनेस देखने लगे, एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो कौन सा साल था जब आप फुली फ्लेज आप देख रहे थे, और क्या जब आप करने लगे आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार पिताजी ने जो बिल्डअप किया है वो एक लेवल तक उसको लेके आए हैं, मेरे को उसको मेंटेन करना है, उसको आगे भी लेके जाना है, तो उसमें कभी ऐसा मन में आया कि कुछ कमी ना रह जाए, सारी चीज़ें फुलफिल करनी है? वो पिताजी हमारे को कहा करते थे कि आपने समाना से शुरू किया है, कोई उसको जानता नहीं है कौन है कौन नहीं, आपकी क्वालिटी पहचानती है, तो क्वालिटी को मेंटेन करना। तो हम हर टाइम इसकी क्वालिटी पे मेंटेन करते थे। इसमें इंपोर्टेड केमिकल भी थे, दूसरे भी थे, जिस रेट भी मिलता था हम वही रेट लेकर आते थे। तो चाहे उसमें घाटा लगे जो लगे, हमने उसमें डाउन नहीं किया, हमने उसको मेंटेन किया। तो आज भी उसको आज तक भी उसको मेंटेन कर रहे हैं। हम आने वाली जनरेशन को भी कहते हैं कि भी क्वालिटी का मेंटेन रखना, क्योंकि क्वालिटी है तो प्रोडक्ट है और ब्रांड है। वाकई जी। और जो आपके ब्रांड की टैग लाइन भी है, सुबह जलाओ शाम जलाओ चारों दिशाओं को महकाओ, हाँ। ये बचपन से सभी सुनते आ रहे हैं। ये जिंगल और ये सॉन्ग का आइडिया कहाँ से आया? ये आज इसको 25 साल हो गए हैं जी। तो उस टाइम फिर थोड़ा थोड़ा मीडिया आने लग गया था, तो एक एड एजेंसी वाला आया तो कहता मैं आपको बना के देता हूँ। ठीक है, बजट बहुत ज़्यादा था, तो फिर भी हमने अफोर्ड किया कि भी करते हैं। तो उसने जो जिंगल एक तो बना के दिए, तो हमारे को ये जिंगल पसंद आया। तो जो इसकी ट्यूनिंग थी और थी, दिल में बैठ गई कि भी ये कामयाब रहेगा, तो इसी को ही हमने चुना। सुबह जलाओ शाम जलाओ चारों दिशाओं को महकाओ, तो बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत इसका रिस्पांस मिला हमारे को अच्छा। तो कोरोना में तो इसने और भी 4 चांद लगा दिए, रामायण में हमारे को स्पॉट मिल गए थे, तो बहुत इसकी मशहूरी हुई। तो पहली बार जब इसको आपने टेलीविज़न में इसकी ऐड दी, तो उस टाइम कैसी सी फीलिंग आई? क्योंकि पूरे देश में ऐड चल रही है, स्क्रैच से इसको यहाँ तक पहुँचाया है। फीलिंग तो देखो अपने ब्रांड को देख के होती है, वो बिल्कुल ही अलग अनुभव रहा होगा। बिल्कुल। कभी आज हमारा ब्रांड कहाँ पहुँच गया, तो होती है, फीलिंग तो होती है। तो तब से ये चला आ रहा है हमारा एक जिंगल, हाँ। और जो ऐड है हमारी इतने सालों से सेम चल रही है। क्या कभी मन में ऐसा नहीं आया कि यार अब इसको आज के ज़माने के अकॉर्डिंग हमें सेलिब्रिटीज़ को एंडोर्स करके उनसे प्रमोशन करनी चाहिए? क्योंकि वीको वजीर जंती भी इतने सालों से सेम ऐड पे चल रहा था जो उनकी पुरानी ऐड थी, फिर उन्होंने आज के टाइम से आज जैसे आलिया भट्ट को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उनके साथ वो ऐड कर रहे हैं और आज के लोगों से, यूथ से वो कनेक्ट होते हुए इसको प्रमोट कर रहे हैं। कभी ऐसा कुछ ख्याल अभी रिसेंट आया नहीं? नहीं, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। हमारे दिमाग में ऐसी बात आ भी रही है, और हम सोच भी रहे हैं कि भी इसी जिंगल को हम मतलब अच्छे सेलिब्रिटी को लेकर इसको लगाएं, इसको प्रमोट करें, तो हम विचार कर रहे हैं इस पर। तो नया एक ऐड देखने को बहुत ही जल्दी मिलेगा हमें। बिल्कुल मिलेगा जी। आप बैम्बूलेस स्टिक्स बेच रहे हैं, बट जर्नली कहा जाता है कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस का इस्तेमाल किया जाता है, और हिंदू धर्म के हिसाब से भी हमें बांस को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि अशुभ माना जाता है, और जब अर्थी उठती है तो वो बांस की होती है, लेकिन उसको भी नहीं जलाया जाता। और बहुत सारे ब्रांड जो है बैम्बू का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं। ये जो बात है ना, बहुत मतलब है कि एक, मैं इसको कहूँ कि ये एक जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, जो दूसरे संप्रदाय हैं हमारे हिंदू धर्म पर चोट करना चाहते हैं कि इनको कैसे ख़त्म करें। कहीं भी हमारे ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि बांस नहीं जलाना है। बांस इट सेल्फ इज़ ए ग्रास, इट इज़ नॉट ए ट्री, नॉट ए लकड़ी।
वुड नॉट ए वुड। जितना इसको काटोगे तो उतना बढ़ता है। लोग कहते हैं इसके काटने से वंश खत्म, नो। कोई मेरे को ग्रंथ दिखा दो जिसमें लिखा हो कि बांस नहीं जलाना है। नो, नेवर, कहीं भी नहीं है। हम जैन हैं, हमारे ऐसे किसी ग्रंथ में नहीं है। हमारे तो बहुत पुराने ग्रंथ हैं, कहीं भी नहीं लिखा है। धूप अगरबत्ती का करते हैं, हमारे तो चूरा होता है वो भी डालते हैं, उसमें चूरन बना के डालते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यह तो सिर्फ एक हमारे धर्म, हिंदू धर्म को इधर उधर लेकर जाने के लिए किया हुआ है कि भी इनको कैसे यहाँ से हटाएं, और कुछ नहीं। बट साइंटिफिकली भी कहा जाता है कि बैम्बू से काफ़ी जो हार्मफुल गैसेस हैं वो रिलीज़ होती हैं। अरे बम्बू तो इतना फ़ायदेमंद है, इसके अंदर से एक निकलता है बंसलोचन, जो हमारे ताकत के लिए, हमारी बुद्धि के लिए इस्तेमाल होता है। बंसलोचन आप कभी इंटरनेट पे देखना, बंसलोचन किस में से निकलता है? बांस में से निकलता है। तो जितने भी ये वेस्टर्न कंपनीज हैं या ब्रांड्स हैं, आपके अकॉर्डिंगली वो इसको गलत तरीके से, जो वेस्टर्न, मैं कहूँगा ये कंपनियाँ नहीं, जो धर्म है, वेस्टर्न धर्म है, वेस्टर्न कल्चर है, वो चाहता है भी हिंदू धर्म को कैसे हटाया जाए इससे। ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे को दिखाओ कहाँ लिख के, कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है। नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ। तो जो हम अपनी इतनी बढ़िया क्वालिटी की धूप आज मेंटेन करके रखे हुए हैं, इनका क्या राज है? कौन से इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ होते हैं और कहाँ से जनरली इनको सोर्स किया जाता है? देखो क्या है कि ये बहुत महंगे हैं। मैं आपको सही बात बताऊं, लोग क्या है कि मिलते जुलते नाम रख लेते हैं और कर लेते हैं, क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं देते। मैं आपको सही बात बताऊं, अगर क्वालिटी बनाए तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। हमने जो इस पे इम्पोर्टेड हम केमिकल डालते हैं और डालते हैं, हमने उसी को रखा है, आज तक उसी को रखा है। वो पहले 400 रुपये किलो भी आते थे, अब 800 रुपये किलो हैं। एक आइटम है कि वो जो 400-500 रुपये किलो आते हैं, या 2600 रुपये किलो है, हम फिर भी डालते हैं। हमने रेट बढ़ाए हैं, हमने रेट बढ़ाए हैं। कोई भी जो हमारे ट्रेड में है रेट नहीं बढ़ाता है, हमने रेट बढ़ाए हैं। हमने क्वालिटी दी है, हमने आज तक क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। तो कुछ इसमें इंग्रेडिएंट जो है वो कहाँ से सोर्स होते हैं? ये हॉलैंड से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, इंडिया में भी बनते हैं, तो वहीं से लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जनरली, क्योंकि बाकी कंपनियां तो केमिकल मिला रही है, बहुत कुछ चीज़ें मार्केट में बेच रहे हैं, जैसा आपने अभी कहा भी, तो उसके लिए हम क्या हमारे कंपनी में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे उसको हम मेंटेन रख पा रहे हैं? स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, क्योंकि इतने सालों से सेम वही महक है, वही खुशबू है। स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि भी आपने इतना डालना है, इससे कम नहीं डालना। नहीं है तो ना बनाओ, आज माल ना बनाओ, ठीक है कि नहीं? अगर आपके पास कमी है तो ना बनाओ, छोड़ दो, 4 दिन नहीं बनेगा। कई बार ऐसे हो जाता है, ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक हो जाती है और हो जाता है, माल नहीं उतरते हैं टाइम सिर, तो हमारे को रोकना पड़ता है। तो कभी 1990 के दशक में कभी ऐसी सिचुएशन आई कि माल नहीं मिल रहा है, उस वजह से हमें थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ रहा है? कई बार आती है जब कहीं स्ट्राइक हो जाता है या कहीं और कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई हो जाता है, तो नहीं माल मिलते हैं, तो रोकनी पड़ती है प्रोडक्शन। कितने टाइम तक मैक्सिमम कभी ऐसा हुआ है? 5-6 दिन तक, ज़्यादा 1 हफ्ते तक चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता है। हम अरेंज कर लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा कीमत में मिल जाता है, ज़्यादा कीमत में मिल जाता है, और क्या है, यही सोच। जो स्टोर जिनके पास होता है वो मिल जाता है, वहाँ से मिल जाता है। ओके, तो देवदर्शन धूप के इतने बड़े ब्रांड बनने में आपके हिसाब से कौन सा वो टर्निंग पॉइंट रहा जो आज इसको पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया में एक अलग पहचान दे रहा है? कैसे? वो कौन सा एक ऐसा मोमेंट रहा या साल रहा, कोई टर्निंग पॉइंट जहाँ से आपको लगा कि यार अब हम एक अलग ही लेवल पर आ चुके हैं? ये देखो कि हम 1984 में आए थे चंडीगढ़, उसके बाद हम कोई ना कोई वैरायटी इंट्रोड्यूस करते रहे हैं। यहाँ हमारे को स्कोप मिला है, यहाँ आर्टिस्ट हैं, स्टूडियो हैं और है,
यहाँ अच्छे डिज़ाइनर भी मिल जाते हैं और भी मिल जाते हैं। अब तो कंप्यूटर के डिज़ाइनर आ गए और आ गए, तो मिल जाते हैं सारा यहाँ से। अच्छा हमारे को चंडीगढ़ आने से अच्छा स्कोप मिला है हमारे को, तो यहाँ चल जाता है काम। आपने अभी रिसेंट पिछले कुछ टाइम पहले बहुत देवदर्शन धूप के वही जिंगल में बहुत सारे सोशल मीडिया पे मीम भी चले थे, काफ़ी टाइम तक वो वायरल भी हुआ। कभी देखा था आपने वो? देखा है। एक ने कहा, कोई पता नहीं क्या कहा था, मेरे याद नहीं आ रहा, कहता इसकी तो आवाज़ कहता देवदर्शन के जिंगल की भी से भी डाउन है, ऐसा कुछ कहा, मेरे याद नहीं आ रहा। तो जो कहता देवदर्शन की सुबह जलाओ शाम जलाओ, उससे भी कहता डाउन है इसकी आवाज़। तो ऐसे था कुछ, मैंने अच्छा लगा। अच्छा लगा कभी हमारा जिंगल कामयाब है। हाँ, क्योंकि वो बहुत चला और काफ़ी टाइम तक चलता रहा। हाँ। तो जब आपने बचपन में घर पे आप सारा माहौल देख रहे होंगे, तो स्टार्टिंग से ही पहले दिन से ही आपको ये लगा कि यार मेरे को भी इसी में जाना है, कभी कुछ और करने का ख्याल नहीं आया? जब से होश संभाली तब तो इसी में लग गई है, ठीक है। तो कभी सोचा ही नहीं था कि कहीं और जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी पे ही दिन रात इसी पे वर्किंग होती थी। बहुत मुश्किलें भी आई, बहुत आंधी तूफान भी आए, तो हमने तो इसी पे ही लगे रहे, कभी इसी को कामयाब करना है। कोई सबसे बड़ी मुश्किल जो आई इसको चलाने में, या आप कह लीजिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो आपको लगा यार ये तो इतना बड़ा है कि शायद हम इसको ना कर पाए, ऐसा कुछ कहानी स्टोरी हो आपके पास? वो कई बार होता है कि देखो, जब वहाँ से हम समाना में थे तो वहाँ बहुत डिफ़िकल्ट था कि दिल्ली से सारा माल लाना, रॉ मटेरियल बॉम्बे से मंगाना, फिर वहाँ बनाना, सामाने पहुँचते पहुँचते 10-15 दिन लग जाते थे, वहाँ बड़ी मुश्किल आती है। फिर बेचना, वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं थी, जो ट्रक यूनियन वाले हैं वो किसी को उठाने नहीं देते थे, तो हम बसों पे लेकर जाते थे। बसों पे अपने कार्टूनों में भर के लेकर जाते थे, पूरी बस को भर देते थे। तो इमेजिन करो कि बस वो रास्ते में ख़राब होगी तो ना तो ड्राइवर हेल्प करता था ना कंडक्टर हेल्प करता था, तुम्हारे को आप ही उठा के डब्बे उधर रखने पड़ते थे, उधर जाके दूसरी बस पे जोड़ने पड़ते थे, वहाँ जाके बहुत होता था। अभी आज तो हमारी माँ याद आ जाती थी कि बहुत मुश्किल, 20-20 किलो के डब्बे पहले उधर से उठा के इधर घेरने, पहले तो बस लगवानी साथ में, कह के उसको भी बस तो लगवा दे, तो बस लगवानी, बस पे फिर इधर चढ़ के उधर घेरने, फिर उधर जाके जोड़ कर आने, बहुत मुश्किल था। इसके अलावा भी कोई और चैलेंज? बस फिर तो ट्रेनें चलती थी, मद्रास जाना था, 34 घंटे लगते थे उस टाइम 3rd क्लास में ट्रैवल करते थे, तो खाना पीना सब बुरा हाल। पहले तो वो कोयले वाले इंजन थे, फिर वो डीजल के आ गए, अब इलेक्ट्रिक आ गई। उस टाइम बहुत मुश्किल था, टिकट भी नहीं मिलती थी, खड़े तो खड़े। कभी बिना टिकट के भी ट्रैवल किया? बिना टिकट के नहीं कहते, खड़े खड़े तो बहुत ट्रैवल किया। एक बार क्या था, मैं मदुरई से मैंने बेंगलोर आना था, तो मेरी बेंगलोर से दिल्ली के लिए बुकिंग थी, तो मुझे ज़रूरी जाना था। मैं बस वाले के, बस चलती थी 1-2 चलती थी, मैं बस वाले के पास गया कि अभी मेरे को बेंगलोर जाना है, कहता स्टैंडिंग है। मैं कोई बात नहीं, स्टैंडिंग जाएंगे, और वाकई स्टैंडिंग थी। तो जब बैठ जाते थे तो बेंगलोर 450-500 किलोमीटर है मदुरई से, तो उस बस के जो फर्श की बर्फियाँ होती हैं ना, पीछे छप गई थी सारी। इतना लंबा सफ़र? बहुत लंबा सफ़र, आज भी याद है। तो आप तो देश के बहुत सारे कोनों में गए होंगे, ट्रैवल किया होगा बिजनेस को आगे बढ़ाने के पॉइंट से। आपको किस शहर में ऐसा लगा कि यहाँ काम करना बहुत आसान है, और किस में ऐसा लगा कि यहाँ बहुत मुश्किल है? देखो, जहाँ तक तो अपना नॉर्थन इंडिया है, यहाँ तो खपत अच्छी है, बहुत है। यहाँ पेमेंट का भी कोई चक्कर नहीं होता, कोई एक आधी पार्टी होती है जो पेमेंट ख़राब करती है। पर आज मैं समझता हूँ कि जो ये तमिलनाडु के या इधर साउथ के इलाके हैं ना, ये हमारे से ज़्यादा अच्छे हैं। वो ऐसे है कि गॉड फीयरिंग है इनमें। बिल्कुल। हमारे जो गॉड फीयरिंग कम होती जा रही है, उनमें गॉड फीयरिंग है। वो oblige भी करते हैं, वो बैठाते भी हैं, बात भी करते हैं,
अच्छी बात है उनकी ये, वहाँ ज़्यादा बेटर, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा सिचुएशन अच्छी है हमारे से, नो डाउट। इधर इधर हमारा जो एरिया है बहुत माल उठाता है, पैसे भी मिल जाते हैं, कैश कोई उधारी भी हो जो करें हम वो भी मिल जाते हैं, पर लोग जो हैं कुछ ज़्यादा हमारे क्लेवर हो गए। साउथ के लोग काम के मामले में बिल्कुल प्रोफेशनल है और हाँ, प्रॉपर करते हैं। प्रोफेशनल। तो पूरे देश में इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया कैसे, बिल्ड कैसे किया? बस कहते हैं ना, कारवां बनता गया और लोग जुड़ते गए। चलता गया चलता गया चलता गया। अभी भी कल कहाँ से एक आई थी इन्फॉर्मेशन आई थी, हाँ वहाँ से हैदराबाद से उसका फ़ोन आया कि मैंने आपसे काम करना है। हालांकि हमारा माल हैदराबाद पर गया नहीं, अभी तक गया नहीं। वी आर प्लानिंग इन तेलंगाना में ये काम हम करें, पर वहाँ से उसका फ़ोन आया कि मैं इस पार्टी का काम करता था, मुझे आपका काम करना है। और नो डाउट हम आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपको काम देंगे। तो मैंने उसकी बैकग्राउंड देखी, अच्छी पार्टी है, ठीक पार्टी है। तो अभी भी आप बिजनेस के लिए ट्रैवल करते हैं, अभी भी चल रहे हैं? अब कम कर दिया ट्रैवल, अब उम्र के हिसाब से इतना ट्रैवल नहीं होता है। पहले तो गाड़ियों में जाते, अब तो हवाई जहाज़ में भी जाते हैं, फिर भी थकावट तो हो ही जाती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी हैरानी की बात मुझे अभी 1-2 साल पहले ही पता चला कि इतना बड़ा ब्रांड चंडीगढ़ से चल रहा है, बिल्ड हो चुका है, और मुझे इस बारे में नहीं पता। और आज दुनिया के अलग अलग किस किस कोने में नहीं चल रहा है ये। तो आप कितनी कंट्रीज़ में खुद जा चुके हैं? मैं कई कंट्रियों में जा चुका, मैं चाइना भी गया हूँ, इधर अपने वियतनाम भी गया हूँ, अमेरिका भी गया हूँ, कनाडा भी गया हूँ, काफ़ी जगह जा चुका हूँ। तो कुछ बिजनेस के ऐसे मूल मंत्र यंग जनरेशन के साथ शेयर कीजिए जिस पे हम स्टिक होके आगे बढ़ सके, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा होता है कि यंग जनरेशन क्या करती है, कुछ नहीं चल रहा, चलो दूसरे में चलते हैं, तीसरे में चलते हैं, नया स्टार्ट करते हैं, नया स्टार्ट करते हैं। तो एक उसी अपने भरोसे पे ब्रांड को कैसे बढ़ाया जा सके? मैं एक बार की बात बताता हूँ, हम पिताजी के साथ मार्केट में थे, एक रोहतक की मार्केट थी। तो हमने जब उसको सैंपल दिखाए, उसने हमारे सैंपल बॉक्स नीचे गिर दिया। जब आपको बोला है मैंने माल नहीं लेना, आप क्यों दिखाई जा रहे हो? कोई बात नहीं। 15 दिन बाद फिर हमारा टूर लगा, हम फिर गए उसके पास, तो उसने कहा बैठ जाओ देख लेते हैं। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है। भाई यंग जनरेशन को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई कोई भी आप काम करो, उससे घबराना नहीं चाहिए। 1 बार 2 बार 3 बार आपको सक्सेस मिलेगी, ये बात नहीं है। आप क्वालिटी पे देखो भी कहाँ कमी है हमारी, डिजाइनिंग देखो और देखो, क्वालिटी देखो भी क्या है। ये नहीं है कि भी किसी की नकल करनी है और करनी है, उसमें कोई वो नहीं है। तो हमें यंग जनरेशन को यही है कि मैसेज कि भी काम बहुत है, इंडिया बहुत बड़ा है, जो मर्जी काम कर लो। तो उस पर एक पे ही फोकस करो, बार बार बदलो ना उसको। नहीं सक्सेस मिली, देखो क्यों नहीं सक्सेस मिली, उसको देखो, इम्प्रूव करो, तो मिलती है। मिलेगी क्यों नहीं, मिलती है। अभी रिसेंटली रतन टाटा जी ही पास्ड अवे, कभी उनसे मिलने का मौका मिला? ओह, ही वॉज ए ग्रेट मैन। मेरी उससे इच्छा थी, मैंने अपने लड़के को बताया था कि मैं उसके पैर छूने हैं। बहुत ग्रेट मैन है, कैसे उसने इतने कंपनियां संभाली हैं, क्या किया है, जेम। मेरी खुद की ज़िंदगी के 2-3 सपने थे जो अब मुझे लगता है वो सपने ही रह गए। मैं एक जगजीत सिंह जी से मिलना चाहता था, उनका लाइव कॉन्सर्ट देखना चाहता था। अब्दुल कलाम जी से भी मेरी मिलने की इच्छा थी। और रतन टाटा जी, अभी मेरे पिछले ही पॉडकास्ट में मेरे से पूछा गया था कि आप किसको अपना आइडल मानते हो बिजनेस में, तो मैंने रतन टाटा ही तब कहा था, और मुझे नहीं पता था कि कुछ ही मैंने तो आज उसकी अखबार में जो फोटो आई थी, उसकी जो बॉडी पड़ी थी, मैंने तो उसके पैरों को हाथ लगाया। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं बॉम्बे जाऊं कभी तो उसको मिल के रहूँगा, उसके पैरों को मैंने छूना।
क्योंकि जो उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया है, सबसे बड़ी चीज़ है उनका नाम सुनते ही जो आता है वो एक है भरोसा, ट्रस्ट, कि टाटा जहाँ पर है वहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। अरे कमाल है उनका दिमाग, कितनी कंपनियां चल रही हैं, कितनी शेयर में उनके फ्लोट करे हुए हैं, क्या क्या उन्होंने नवा इनोवेशन करा है। मैंने तो कहीं उनको भागते नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कभी अखबार में नहीं पढ़ा है। क्या उसका दिमाग होगा, कमाल कर दिया उसने। उसने अभी एक मैं उसका एक वाक़ा पढ़ रहा था, कहते फोर्ड के साथ कुछ उसकी टसल हो गई थी, तो उसने तो 2008 में रिसेशन आ गया, तो जैगुआर बिक गई। वो कहता मैंने खरीदनी है, नकद पैसे दिए उसने, तो मैंने खरीदनी है उनको सिखाने के लिए। वो कहता तुम्हारे को काम नहीं करना आता। उन्हें इंडिका के लिए बोला था उसको कि भी आपको काम नहीं करना आता, और उन्होंने उन्हीं की कंपनी खरीदी। राइट। तो क्या उसका आइडिया था, क्या उसका विज़न था, आज टाटा है। उनके जैसा शायद ही कोई हमारी कंट्री को मिल पाए, नहीं मिलेगा। वो हम्बल, वो उसकी कमाल है उसका। और अभी मैंने एक चीज़ ये भी पढ़ी कि दुनिया में लोग बिल गेट्स और बाकी वॉरेन बफे इन सब का बोलते हैं कि उन्होंने इतना डोनेशन किया, इतना जितना टाटा ने किया, मोर देन 100 बिलियन डोनेशन टाटा ने की है। वो बगैर किसी को बताए बिल्कुल, और पक्के में देता है, चेक काट के देता है डोनेशन के लिए और के लिए। कितना कितना देता है, कोई हिसाब ही नहीं है उसका। जितने भी हमारे उद्योगपति हैं उनसे कहीं ज़्यादा देता है। ग्रेट मैन जी। आपका इनके अलावा भी आप बहुत सारे ऑब्वियसली बिजनेस पर्सन से मिले होंगे, तो कोई ऐसा पर्सन जो आपको लगा जिनसे आप मिले हैं कि इनसे सीखने को बहुत कुछ है? मैं तो टाटा का ही फ़ैन हूँ, पढ़ता रहता हूँ। मिलने की बहुत इच्छा थी, नहीं मिल सके उनसे। टाटा का फ़ैन हूँ मैं तो, कि उसने कितना एम्पायर खड़ा कर दिया। एक टेलीफोन पे कहते हैं अपनी वहाँ से बंगाल से ले आया गुजरात में नैनो को, एक टेलीफोन पे ही। कितना उसके बाद दिमाग था, क्या था, जेम। बिल्कुल। और अभी आप अपनी इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली बहुत सारे ब्रांड्स चल रहे हैं जो सेम धूप, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें सेल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि देवदर्शन धूप ऐसा क्या अलग कर रहा है कि वो उनसे आगे है, और आने वाले 10 से 20 सालों में आप क्या विजन देखते हैं ब्रांड को लेके? देखो ऐसा है कि हम तो जो अपनी क्वालिटी है उस पे करते हैं। भी हमारी क्वालिटी जो है बढ़िया है, हम आगे भी जो वैरायटी बनाते हैं उसको बढ़िया बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं कि दुकान ग्राहक को उसका पैसे का पूरा मोल वसूल हो। कमाई तो सारे करते हैं, पर मतलब है कि इतना हम कमाएं कि उसको, अगर उसने 1 रुपया खर्चा है तो कम से कम उसको 90 पैसे तो वसूल हो ना। कि मैंने 1 रुपया खर्चा है, 90 पैसे तो वसूल हो गया ना। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि उसको गला ना काटा जाए, उसको पूरा माल दिया जाए, पूरी वैरायटी दी जाए, खुशबुओं में और में पैकिंग में और में सब तरह का करते हैं। सबका ध्यान रखना पड़ता है, सबका मेंटेन करना पड़ता है। आगे जो हमारी जनरेशन है सब इसी काम पे लगी हुई है, सब यही काम करती है। तो आगे आने वाले 10 से 20 सालों के लिए क्या कोई ऐसा बड़ा प्लान या विजन आप लोगों ने ऑब्वियसली किया होगा डिस्कशन कि इसको अब इंडिया में तो पूरा सब प्रॉपर्ली सेट है, वर्ल्ड लेवल पे भी अभी आप ऑलरेडी हैं, पर इसको वर्ल्ड लेवल पे भी और बड़े लार्ज स्केल पे लेके जा सकें? हाँ, तो हमारा विचार है कि भी इसको जो फेयर लगते हैं बाहर, दुबई में लगता है और जगह इंग्लैंड लगता है और लगता है, वो सारे फेयर अटेंड करें हम, ताकि जहाँ भी हम नहीं पहुँचे हैं वहाँ इसको पहुँचाया जाए। वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ देख कर आएँ, क्या रिक्वायरमेंट है हम बनाएंगे, हम देंगे, हम उसी रेट में देंगे, हमारे पास है। तो हिंदुस्तान से बाहर पहली कंट्री कौन सी थी जहाँ आपने सेटअप किया या स्टार्ट किया इसको? एक्चुअली क्या है कि अब ना एक्सपोर्ट का बिजनेस ना और तरह हो गया। वहाँ क्या हो गया, ये सब गुजरातियों के हाथ में है। उन्होंने देख लिया, अभी इधर अपने भाई को बैठा दिया, उसकी फर्म खोल ली, उधर दूसरा भाई बैठा है उसने फर्म खोल ली, इधर से एक्सपोर्ट का बेनिफिट ले लिया, उधर से मंगाने का बेनिफिट ले लिया। यहाँ सब मार्केट में पता कर लेंगे भी वो क्या रेट बिक रहा है, तो जहाँ सस्ता मिलेगा उसको वही लेके भर के कंटेनर भर के भेज देते हैं। ऐसी मार्केट बन गई एक्सपोर्ट की। हाँ, जो अच्छे ब्रांड हैं उनका तो वह जाएगा ही, बाकी जो ये हैं मतलब
अब मेरे पास आया, मेरे पास कंटेनर भी जाते हैं यहाँ से, कनाडा में जाता है, कनाडा कंटेनर पूरा भरा हुआ जाता है यहाँ से हमारा अगरबत्ती धूप का। तो जो अदर हैं वो उनका क्या कर सकते हैं। तो पहली कंट्री कौन सी थी भारत के अलावा? इंग्लैंड में गया पहले माल, सीधे इंग्लैंड? हाँ, इंग्लैंड में गया, अब दुबई में जा रहा है, हाँ जी, तो कनाडा में जाता है, अमेरिका में भी जा रहा है, तो जा रहा है माल। तो आज के टाइम में हम लगभग सभी कॉन्टिनेंट में, सभी महाद्वीपों में है। हाँ हैं, कहीं थोड़ा कहीं ज़्यादा हैं। ओके, तो सब जगह का ऑपरेशंस अभी आप ही देख रहे हैं या फैमिली में सारी चीज़ें? सब फैमिली के मेम्बर, सबकी ड्यूटी लगी हुई है, जिसे देखता है वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सब वही देखते हैं। मेरी तो सुपरविजन है, मैं देखता रहता हूँ भी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा मेरा ध्यान वही रहता है। तो बिज़नेस के साथ साथ अब परिवार के साथ भी समय बिताने का मौका मिलता है या फिर बिज़नेस में ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, अब परिवार के साथ ज़्यादा टाइम बताते हैं, ठीक है ना। तो मैं 5-6 घंटे लगाता हूँ बिजनेस में, बाकी अपने धर्म कार्यों में, अपने परिवार में हम रहते हैं। वो तो बाकी मतलब सारा अब नेक्स्ट जनरेशन को सौंप दिया है कि आप लोग संभालिए, अब हमारा हाँ, यहाँ तक लेके आना हुआ। बहुत कर लिया, अब थकावट महसूस होती है। हाँ मतलब वैसे बिजनेस में तो थकता नहीं कभी। हमारे बच्चे कहते हैं कब तुम रिटायर हो गए, मैं इंडिया में रिटायर नहीं होते हैं। इंडिया में रिटायर नहीं होते, बिल्कुल सही बात की। खुद टाटा जी अभी तक लगे हुए थे। इंडिया में रिटायर नहीं होते हैं। तो ओवरऑल आप बिजनेस में क्या चीज़ें देखते थे, और कभी भी कुछ बड़े डिसीजन, जब की डिसीजन लेने होते थे, तो उस टाइम कभी ऐसा कुछ नहीं आया कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं करनी, बट फिर भी आपने ये कहा कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें सही है, तो ऐसी सिचुएशंस को कैसे टैकल किया? उसमें होता है, कई बार होता है, कई बार कोई, अभी हमने मोहाली में लिए हैं, प्लाट लिए हैं, तो मेरी थी कि भी बच्चों की रही थी कि भी बड़ा प्लाट लो, उसमें बनाएंगे, मोहाली लेते हैं, चंडीगढ़ में तो है नहीं, कोई मिलते नहीं, रेट भी ज़्यादा है। तो दूसरे भाई भी कहते इतना बड़ा क्या करना है, छोटा ले लो। तो मैंने विज़न बड़ा था, बड़े लेते हैं, तो उसका आज अच्छा हमारे को वो हो रहा है। अगर छोटा ले लेते तो बहुत बहुत कम नहीं होता अभी, अब वो भी छोटा लग रहा है, जो 1 एकड़ का प्लाट था वो भी छोटा लग रहा है। तो आज आपके उस डिसीजन को सभी कहते हैं कि वो तो देखो, जो एक विज़न होता है ना, एक विज़न जो होता है वो बड़ा आदमी ले सकता है कि भी कल को हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, कल को बच्चा ने करना है और करना है, तो उनके लिए अच्छे होना चाहिए ना कुछ तो। क्योंकि वही सेम माइंडसेट लेवल तक दूसरों को पहुंचाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं क्या वही दूसरा पर्सन भी सोच रहा है या नहीं सोच रहा, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उनको समझाना पड़ता है ना, भी करना पड़ता है ना उनको, उन्होंने अपनी भी देखनी है, फाइनेंस कहाँ से आएगा, क्या करेंगे, कैसे होगा, कौन जाएगा, क्या करेंगे, तो सारा समझाना पड़ता है। पहले जगह तो लो ना, जाने वाला भी बन जाएगा, ठीक है, फाइनेंस का भी इंतजाम हो जाएगा, कोई बात नहीं, बैंक से ले लेंगे और कर लेंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो अब तक का सबसे बड़ा रिस्क आपके हिसाब से कौन सा आपने पूरे बिजनेस में लिया है? देखो, सबसे बड़ा तो रिस्क तो हमारा जो चंडीगढ़ आने का था, बिल्कुल नया शहर था, नए लोग थे, नई बात थी, तो चंडीगढ़ आने का हमारा सबसे बड़ा रिस्क था ये, चंडीगढ़ जा रहे हैं हम, कैसे होगा काम, किस तरह करेंगे, क्या करेंगे। तो उस दौरान कभी ऐसा भी महसूस हुआ कि हमें बिजनेस बंद कर देना चाहिए, या सिचुएशन ऐसी है कि हमारे फेवर में नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। हम मुश्किलों से लड़ते आए हैं, ठीक है ना, हमने वहाँ लकड़ी की तलवार से लड़ाई लड़ी है, तो यहाँ भी लड़ लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, कभी हमारा डिसीजन ठीक रहा कि हम चंडीगढ़ आए। तो कोई ऐसा मोमेंट बिजनेस का जिस चीज़ को लेकर आपको रिग्रेट हुआ हो कि काश ये चीज़ नहीं करते, या ये चीज़ रह गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कभी? नहीं, ऐसा कुछ महसूस नहीं। अच्छा, सब कुछ स्मूथली ही प्रॉपरली चलता रहा? सब स्मूथली चल रहा। कभी फैमिली में इंटरनल डिसीजंस को लेके मतभेद, अगेन वही क्वेश्चन है मेरा, बट उसको दूसरे तरीके से आपसे जानना चाह रहा हूँ, कभी मतभेद हुए हो कि नहीं ये चीज़ें हम ही देखेंगे, इनको हम ही मैनेज करेंगे, इन चीज़ों में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, देखो क्या है कि जहाँ हमने अपने तजर्बे से देखा है कि भी
बड़े आदमी को, जो फैमिली का हेड है, उसको रिजिड नहीं होना चाहिए। अगर रिजिड होगा कि मैंने तो यही काम करना है, दूसरों के नहीं सुनेंगे, तो काम खराब होता है। एक जॉइंट फैमिली है हमारी, तो सुनो तो सबकी, बताओ उनको नफ़ा नुकसान बताओ कि भी इसमें फ़ायदा है, इसमें नुकसान है। अगर आप उन पे एक लाठी लेके खड़े हो जाएंगे, नहीं तो मैंने तो करना है ये, फिर मुश्किल होती है जॉइंट बिजनेस में। तो उनको समझाना पड़ता है, देखना पड़ता है भी क्या है क्या नहीं है, तो ऐसे ठीक रहेगा हमारे को। तो नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में आप लोग कितना ज़्यादा बिलीव करते हैं? क्योंकि टाइम के साथ साथ अगर हम इवॉल्व ना हो तो बहुत सारे ऐसे भी ब्रांड हैं जो आज की सिचुएशन में है ही नहीं मार्केट में। देखो क्या है, हमने नई टेक्नोलॉजी अपनाई है, नई मशीनें लेकर आए हैं, पैकिंग की मशीनें नई नई लेकर आए हैं, बहुत महंगी हैं। 50-50 लाख रुपए की मशीन है एक पैकिंग की, हम वो भी लेकर आए हैं। उस तो हमारे को उसने पे किया है, हमने 50 लाख रुपए जो खर्चे हैं उसने पे किया है हमारे को। क्यों? हमारी प्रोडक्शन बड़ी है। आज हम उसको करते हैं कि भी अगर हम हाथ से ही काम करी जाते तो बहुत मुश्किल था, मशीनें तो लानी पड़ेंगी, उसके लिए कंप्यूटर भी चलेंगे, उसके साथ और भी चलेंगे, तो नई टेक्नोलॉजी तो अपनानी पड़ेगी, नहीं तो तो पीछे रह जाओगे। बिजनेस में कभी फाइनेंशियल क्रंच वाली सिचुएशन भी आई कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा कि फाइनेंशियली नहीं हो पा रहा है? आती है, आती है, कई बार आती है, तो उसको सॉल्व हो जाती है, कोई बात नहीं। कैसे ओवरकम किया, मैं जानना चाहूँगा। अब देखो क्या है, कोई आपने कोई बड़ा सौदा किया है तो उसको छोटा कर लेते हैं, और क्या करें फिर। उसके नहीं अरेंजमेंट होता है तो उसको छोटा कर देते हैं। हम तो बिजनेसमैन हैं, उसको फिर हम मोल्ड कर लेते हैं, भाई अभी थोड़ा माल देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है ना। उसको आजकल व्यापार तो सारा कैश पे होता है, उधारी तो मिलता नहीं बाहर, तो फिर उसका कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो इतने सालों से एक सक्सेसफुल ब्रांड चला रहे हो और देश का ब्रांड है एक तरह से इसको, क्योंकि हर घर में हर कोई महसूस करता है उसको, देश का ब्रांड है। क्या मोटिवेशन रही है आपकी, या अभी भी क्या मोटिवेशन है जो आप इतना टाइम इसको दे रहे हैं? देखो क्या है कि ये बच्चों की तरह पाला है, ठीक है कि नहीं। बिजनेस जो होता है अपने बच्चों की तरह है, जैसे बच्चों को पालते हैं हम, ये इसी तरह है। इनको पूरा लाड प्यार करना का पड़ता है, बिजनेस को पूरा इसको टाइम देना पड़ता है, देखना पड़ता है। नो डाउट मैं सारी फैक्ट्रियों में जाता हूँ, देखता हूँ भी कहीं गलत तो नहीं हो रहा, क्या हो रहा, तो उसको अपने बच्चों की तरह पालना पड़ता है। और बच्चों की तरह पालते हुए वही बच्चों वाली चीज़ें भी कई बार करनी पड़ती हैं। हाँ, कई बार करनी भी पड़ती है। यस, क्योंकि बिजनेस चलाना जैसा दिखता है उतना आसान भी नहीं है। बिजनेस बहुत मुश्किल है, कहना आसान है, बिजनेस बहुत टफ है। बिजनेस को तो पूरा मतलब है कि एक अपने हिसाब से मोल्ड करना पड़ता है, भी इसको कैसे मैंने करना है। बिजनेस बहुत मुश्किल है, बिजनेस कहना आसान है, बिजनेस बहुत मुश्किल है। अगर सीधे राह चले तो सीधे रास्ते चले तो चलता है, अगर टेढ़े मेढ़े रास्ते हो गए तो मुश्किल होती है। कई मुश्किलें आती हैं, उसको सॉल्व करना आदमी का धर्म है। बिजनेस जो आदमी बन गया, हम पक गए इसमें, अब कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो डाइवर्सिफिकेशन का ख्याल कब आया मन में कि चलो अभी तक हम एक दो ही प्रोडक्ट पे थे, अब बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट भी हम इसमें लोग इन्वॉल्व करें? मांगते हैं, कहते सर ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, ये बनाओ, हमें उनके हिसाब से देना पड़ता है। मार्केट की रिपोर्ट आती है जी सर ये बनाओ, हम उसके बनाते हैं। हमने बहुत वैरायटी ऐड की है इसमें, बहुत चीज़ें ऐड की हैं अभी। तो अभी आई गेस हम कम से कम 50-60 प्रोडक्ट से ज़्यादा हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट होंगे, या इससे भी ज़्यादा है? 350 ओह, इतने प्रोडक्ट हैं। कहीं कहीं बंगाल में कुछ चलता है, झारखंड में कुछ चलता है, यूपी में कुछ चलता है, पंजाब में कुछ चलता है, हरियाणा में कुछ चलता है, हिमाचल में कुछ चलता है, उसके हिसाब से बनाना पड़ता है, तो वही ब्रांड वो उधर ही बिकता है। अच्छा, स्टेट स्पेसिफिक कि वो हाँ, उसी स्टेट के लिए, हाँ, उसी स्टेट में वैसा हाँ, वहाँ का हाँ, कल्चर है तो उसके लिए वो हाँ। चीज़ फिट इन है। अब तमिलनाडु में हमारे को 5 रुपए का भी देना पड़ता है, जबकि 5 रुपए का तो पड़ता ही नहीं खाता है। उसको डब्बी में भी डालना है, उसके अंदर भी पैकिंग करनी है, अगरबत्ती भी डालनी है, फिर यहाँ से हमने माल उधर भेजना भी है, एट पार ही बेचना पड़ता है। कई ब्रांड तो हमें एट पार बेचने पड़ते हैं, ग्राहक हमारा जाए ना कहीं।
मतलब आपके अकॉर्डिंगली हम उनको लॉस में बेच रहे हैं या नो लॉस नो प्रॉफिट में? नो लॉस नो प्रॉफिट में बेच रहे हैं, जस्ट टू मेंटेन हाँ, दैट कभी कस्टमर हमारा बेस। ग्राहक कहीं जाए ना, दूसरी तरफ ना जाए। अब 5 रुपए में क्या मिलता है आजकल? कुछ आजकल भी तो नहीं। किसी को भिखारी को भी दे दो, वो भी कहता है भी अपने पास ही रखो। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि जनरली मैक्सिमम बिजनेसेस ऐसी चीज़ों को कट डाउन कर देते हैं। बिल्कुल, हमने कोशिश की कभी इसको हटाया जाएगा, नहीं, कहते नहीं, देना पड़ेगा आपको। तो प्राइस बढ़ा के भी देखा कभी उस चीज़ नहीं, में? अच्छा। उसका देखा, उसको डाउन हो जाता है, फिर उसमें रेट में रखा, उसके साथ हम अपनी 4 वैरायटी और बेच सकते हैं, उसको देते हैं 4 वैरायटी और देते हैं। अब सेलिंग हो जाती है बाकी हाँ, प्रोडक्ट्स उसके साथ मांगता है फिर ग्राहक। अगर एक में मना हो गया तो फिर ग्राहक का मूड होता है दुकानदार का, नहीं जी रहने दो, फिर दुकानदार का मूड भी देखना पड़ता है ना। राइट। हाँ, तो कभी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कुछ फनी इंसिडेंट ऐसे याद हो कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने कुछ अलग ही टाइप की चीज़ें की हो? होती है बिजनेस में, कोई चेक भी बाउंस हो जाते हैं और भी हो जाते हैं, मुश्किल भी आती है। आजकल कानून ऐसे हैं, उल्टे सीधे कानून है हमारे। अब जब चेक है, एक अपना हमारा चेक है, गवर्नमेंट का चेक है, बैंक, स्टेट बैंक का चेक है, उसे दस्तखत किए हैं, दिया है, तो उसको तो उसी टाइम पैसे मिलने चाहिए। बिल्कुल। अगर बाउंस भी हो गया, उसको क्या पहले पैसे दे, वो हम अभी तक कर नहीं सके, गवर्नमेंट हमारी कर नहीं सकी। या तो बस चेक पे ना दे हमारे को चेक, अगर चेक दिया है उसने, एक तरह का ये प्रनोट है कि भी उसको इतने में दे रहा है, मैं इतना चेक दे रहा हूँ। अगर उसका बाउंस हो गया, उसको उसी टाइम पैसे दे वहाँ देने चाहिए। कोर्ट में केस चलते हैं, 4-4 साल लग जाते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। हम भले आदमी 4 घंटे कोर्ट में खड़े रहते हैं, हमें छोड़ो, करे क्या करने जाना है। तो इंडिया के अलावा जो बाकी कंट्रीज में भी चल रहे हैं, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा इजी लगा आपको काम करना? देखो क्या है, बाहर के लोग ऐसे नहीं करते हैं, वो तो अपनी जो कहते हैं भी हमें 4 चीज़ें चाहिए, अच्छी पैकिंग चाहिए, टाइमली डिलीवरी चाहिए, अच्छी खुशबू चाहिए, और कुछ नहीं मांगते हो। तो ये सभी दूसरी कंट्रीज में ऐसा है या किसी पर्टिकुलर कंट्री में ऐसा कि उनका नहीं, जो सब हाँ सब जी। यही कहते हैं कि जी हमारे को टाइमली डिलीवरी दो, बढ़िया खुशबू दो, बढ़िया पैकिंग दो, ये मांगते हैं। तो आप खुद इतना बड़ा ब्रांड मैनेज कर रहे हैं, कभी मन में ये नहीं आया कि कुछ और किसी और फील्ड में भी कदम रखा जाए? नहीं, कभी सोचा नहीं, कभी भी ख्याल नहीं आया? नहीं सोचा नहीं कभी। सोचना मतलब है कि तुम कर लो, इतना आसान नहीं है कोई, मतलब जल्दी करना, आपको ज़मीन लेवल से चलना पड़ेगा। खाली ये कहो भी आज मैंने वो ब्रांड ले लिया, चला लें, बड़ा मुश्किल है। ज़मीन लेवल से अगर उसको बनाना है तो ग्राउंड लेवल से चलना पड़ेगा आपको। उसका बेस उतना ही नीचे गहरा खोदना पड़ेगा और उसी में ही बिल्कुल टाइम लग जाता है। हाँ, तो ये नहीं कि कल को तुम्हारे को पैसे बनने लग गए, बहुत मुश्किल है। इससे तो सब कुछ कर लेंगे, सारे आदमी कर लेंगे। आपको आज के टाइम में हमारे देश में बहुत सारे ब्रांड चले हैं, पर कोई पुराने ब्रांड ऐसे हों जो आपको लगता है कि यार ये आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं? चलते हैं हम, बहुत चली जाते हैं, आई जाते हैं, जाई जाते हैं, कहीं रुक जाते हैं, चली जाते हैं। कोई एक ऐसा स्टेबल ब्रांड जो आपको लगता है कि यार बहुत अच्छा कर रहे हैं और कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं, जिनसे इंस्पिरेशन भी मिलती हो आपको? नहीं, ऐसा तो कभी हमने देखा ही नहीं। हम किसी भी फील्ड में चाहे। हम ऐसे नहीं वो करते हैं भी कौन चल रहा है, नहीं, हम तो सोचते हैं कि हमने अपना मुकद्दर खाना है, उसने अपना खाना है। हम किसी की वो बुराई नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है भैया, जो तुमने लेना ले लो, हमारी पास तो चीज़ ये है। तो अभी ओवरऑल पूरे देवदर्शन ग्रुप में कितने स्टाफ और एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं? काफ़ी। हम अच्छी सैलरी देते हैं स्टाफ को, वर्करों को अच्छी सैलरी देते हैं। हाँ जी, ये ना हो भी कभी उनका गुजारा ही ना चले तो काम कैसे करेंगे। अच्छी उनका ध्यान रखते हैं, सारा ध्यान रखते हैं। तो कम से कम 500,000 से भी ऊपर होंगे? हाँ, चलते हैं, होते हैं। इतने एम्प्लॉयज़ हैं? होते हैं, अब मतलब कोई ठेके पे भी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे भी करते हैं, कोई कैसे करते हैं, सब मिले जुले हैं, सब परिवार लगे हुए हैं। 500,000
परिवार लगा हुआ है हमारे साथ। आपने साउथ की बात की कि साउथ वाले ज़्यादा जो है रिचुअल्स को और धर्म को फॉलो करते हैं कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। तो साउथ में और नॉर्थ में जो आपने ये डिफरेंस देखा, इसमें ऐसा क्या अलग है जो आपको लगता है कि यार नॉर्थ वाले उस चीज़, ऐसा क्या है कि नॉर्थ वाले उसको इतना फॉलो नहीं कर पाते या नहीं करते? ऐसा था कि कुछ ना, मैं कहूँगा कि ये कोई चेंज आ गया, कुछ आ गया। हमारे लोग भी थे, अच्छे थे, सारे सब थे, धर्म को पालने वाले, करने वाले, ठीक है कि नहीं। आज बहुत वो कम हो गए, ठीक है कि नहीं। मंदिर में बाहर से ही हाथ जोड़ देते हैं, जाने को गुरुद्वारे के आगे निकले उसको भी हाथ बाहर से ही जोड़ देते हैं। तो वो ऐसे नहीं करते हैं, मैंने देखा है। वो जूते उन्हें उतार के अंदर जाके मतलब पूरा करते हैं। तो उनमें है थोड़ी गॉड फीयरिंग है उनमें। तो आपको कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि आने वाली जो यंग जनरेशन है वो बहुत कम है रिलीजियस पूजा पाठ में है कम है। तो अगर इसको बिजनेस पॉइंट से देखा जाए तो ये तो आपके बिजनेस पॉइंट से स्पेसिफिकली तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए तो गलत भी है। बट आपके एक्सपीरियंस के साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा यही हो रहा है ना कि भी अब सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं। अब बच्चे जा रहे हैं मोटरसाइकिल स्कूटर पे जा रहे हैं, पीछे मोबाइल ही खोला हुआ है। उनको ये नहीं कि ब्रेक लगे गिर जाएंगे और हो जाएंगे, नो। अब घर पे आते हैं, टैब लेके बैठ जाते हैं, कंप्यूटर खोल लेते हैं, उनको काम ही नहीं है दूसरा कोई। तो इसमें ऐसा नहीं हुआ कहीं कि परिवार की परवरिश जो है वो बदल रही है? बदल रही है। अब जैसे जैसे चल रहा है इनका जो अपना ये मीडिया चल रहा है, बदल रही है। सन 2000 में और 2020 के बाद में बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस आए कोरोना के बाद में। तो पहले बिजनेस के करने के तरीकों में और अब के बिजनेस के करने के तरीकों में क्या मेजर डिफरेंस आपने देखे? पहले भी चल रहा था बिजनेस, तो कोरोना में आकर थोड़ा सा कुछ डाउन हो गया था, सारी घर पे बैठ गए थे। तो अब भी वही रफ्तार से चल रहा है। तो आफ्टर कोरोना तो आई गेस रफ्तार ज़्यादा तेज हुई होगी। नेचुरली हुई है, तेज तो हुई है। कोई ऐसा बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं देखने को? नहीं ऐसा कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं। ओके। तो जो यंग जनरेशन है डिफरेंट इंडस्ट्री में जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप करना एक अलग चीज़ होता है और नॉर्मल बिजनेस रन करना एक अलग चीज़ है। तो उन यंग जनरेशन वालों को जो उस पर्टिकुलरली इंडस्ट्री सेटअप की तरफ बढ़ रही है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखो क्या है, कोई भी बिजनेस करना ना, कहना आसान है कि भी मैं इंडस्ट्री लगा लेता हूँ और लगाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को एक अम्बाला से लेडी का फ़ोन आया, सर मैं ना अगरबत्ती बनाना चाहती हूँ। मेरे को फ़ोन आया कि मैं अगरबत्ती बनाना चाहती हूँ, मैंने सारी डाटा इकट्ठे कर लिया है जी, वह कैसे बनती है, क्या करती है और करती है। मैंने सारी बात सुन ली मैंने उसकी। मैंने आपका आइडिया बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो उसमें ऐसा है कि आप बना लेंगी, नो डाउट आप बना लेंगी, पर बनाना बड़ा आसान है, बेचना बड़ा मुश्किल है। आप मैंने बेच नहीं पाएंगे। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप बनाओ ना बनाओ, कि भी मैं आपको कह रहा हूँ मेरा बिजनेस है कि ना बना। मैं एक बात कहता हूँ कि तुम जो पूंजी है ना, अपनी पूंजी गवा लोगे, आपसे बिकेगा नहीं। माल बेचना बड़ा मुश्किल है, बनाना बड़ा आसान है। उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं बेचने के लिए, ठीक है। एक एक डब्बी, एक एक चीज़, एक कोई आपको आज ही कोई होलसेलर नहीं मिल जाएगा कि भी मेरे हिसाब से इसने बना दे। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सारी मार्केट की स्ट्रेटजी देखनी पड़ेगी, क्या माल बिकता है, क्या रेट का बिकता है। पहले मैंने बेचने की बात सोचो, फिर बनाने की बात करना। बना तो हर एक कोई लेगा, आजकल सब गूगल पे देख लो और देख लो, सब बता देते हैं जी ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। बेचने की विधि बताया ना, बेचने की विधि तो कोई बताता नहीं है। तो ये क्योंकि माल तो कहीं से भी मिल जाएगा, सामान प्रोडक्ट आपको कहीं से भी मिल जाएगा। मेन गेम तो प्रोडक्ट को मार्केट करके बेचने की है, दोबारा रिपीट आने की है, दोबारा भी रिपीट आए, तब तो बात है। कभी आपको आपके कस्टमर से कुछ
फीडबैक मिले हों बहुत अच्छे अच्छे, तो आपको लगा हो यार नहीं, सेटिस्फैक्शन जो एक मिलती है, एक सुकून जो मिलता है जब कस्टमर कहता है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट मैं इतने सालों से यूज़ कर रहा हूँ और आज भी वही बात है? हमारा तो गर्व से सिर और ऊंचा हो जाता है जब हम अभी चंडीगढ़ भी नहीं आए थे, जब हम प्राण को भेजते थे। प्राण भाई BBP हमारे से 2 दर्जन मंगाता था देवदर्शन धूप, उसके घर के एड्रेस पे जाती थी। हमें कितना प्राउड फील होता था कि ये एक फिल्म एक्टर है, ये हमारी धूप इस्तेमाल करता है। उसका लेटर आज भी पड़ा है हमारे पास। कभी किसी और सेलिब्रिटी ने या पॉलिटिशियन ने कभी? नहीं, उसका वो हमारे से भाई BBP मंगाता था। 2 दर्जन उसने 5-6 महीने के बाद मंगानी, तो हम भेजते थे। समाना में थे जब, हमारा बहुत प्राउड फील होता था कि भी एक बॉम्बे में जा रहा है माल हमारा, वो वही सेलिब्रिटी के पास। एक सुकून उस टाइम जो मिलता है वो एक अलग ही लेवल का होता है। तो देश में बहुत सेलिब्रिटीज यूज करते होंगे उनके अलावा करते होंगे। तो कहीं और से कभी ऐसी कुछ खबर या कॉल या कोई मैसेज कभी नहीं? नहीं, कभी नहीं आया। अच्छा। और किसी पॉलिटिशियन की तरफ से? नहीं, कभी भी नहीं आया। नहीं। अच्छा, जो नॉर्मल आम ग्राहक है उनसे कभी आप मिले हैं तो उन्होंने कभी फीडबैक दिए होंगे? हाँ, मैं बताता हूँ। चंडीगढ़ की बात आई है। मैं सुबह सुबह फैक्ट्री गया, फैक्ट्री खोलनी थी, एक बाहर कार खड़ी थी, तो उसका कार का टैक्सी थी, वो ड्राइवर आया, कहता सर इन्होंने ना आपसे ये धूप लेनी है। मैंने कोई बात नहीं, अभी खोलते हैं देते हैं आपको। तो वो उसका मालिक जो कार में बैठा था, पैसेंजर शिमला से आया था, वो मिस्टर पाई थे, साथ में उनकी वाइफ थी, शिमला घूम के आए थे, वो बेंगलोर जा रहे थे, बेंगलोर के रहने वाले थे। कहते सर हमने ये इसने ड्राइवर ने ना आपकी ये धूप की कौन जलाई हुई थी। हमने कहा जहाँ ये बनती है हमारे को वहाँ लेकर चल। तो वो सीधा हमारे पास लेकर आया। शिमला से स्पेसिफिकली वो चंडीगढ़ आते हैं? चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जाना था ना, मतलब लेकिन आपके पास स्पेसिफिकली वो आए? कहता मेरे को ये दो, तो बहुत मन खुश हुआ, कभी इसको पसंद आई है। उसने स्पेशल कहा, कहता कौन सी धूप जलाई है, कहता ये जलाई है जी। कहता मेरे को चंडीगढ़ लेकर चलो इसके पास, मैंने भी लेनी है। हालांकि बंगलौर तो घर है अगरबत्तियों का। हाँ, वहाँ तो बहुत सारी, हाँ बहुत घर है, तो लेके गया, तो बहुत अच्छा लगता है। नाइस। कोई और ऐसी कहानी हो जो आप बताना चाहें, आपको याद हो अभी? फिर टाइम से याद नहीं आती है, ऐसे ही पता है, बहुत कहानियाँ हैं आती हैं। नहीं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। और मैं इतना ज़्यादा मतलब मेरे मन दिमाग में और पिक्चर में हर बार गुलशन कुमार जी भी आते हैं, क्योंकि उसी ड्यूरेशन में आप लोगों का ये पूरा जिंगल चला था और उस टाइम रेगुलर रिपीट पे भी आता था। तो वहाँ से वो एक मेमोरी बचपन की बनी हुई है माइंड में कि यार कितना अच्छा ब्रांड, और घर में कहीं भी खुशबू आती है दिमाग में हर वक्त एक ही चीज़ आता है, अच्छा देवदर्शन धूप। कहीं गली में धूप जलती हो ना हमारी, तो हम पहचान देंगे भी हमारी धूप जल रही है। हमारे को पता है हमारी खुशबू का, बिल्कुल हमें पता है। हम कह देते हैं हमारे साथ बेटा हमारी धूप जा रही है ये। क्योंकि एक बार मेरे को भी याद है, तब तक मेरे को पता नहीं था कि चंडीगढ़ में ही है सारा कुछ देवदर्शन धूप का। मैं जा रहा था वहाँ पे, मैंने गाड़ी स्पेसिफिकली रोकी और मैं देखा इतनी खुशबू इतनी महक कहाँ से आ रही है। देन स्पेसिफिकली मैंने देखा, मैंने कहा ओके। और तब भी मेरे को ये नहीं पता था कि एक्चुअल में यहीं से पूरा ब्रांड मैनेज हो रहा है या यहीं से चल रहा है। मेरे मन में ऐसा था कि मैंने जागृत जी से ये बात कही भी थी, मेरे मन में ऐसा था कि कोई फ्रेंचाइजी है जो यहाँ से चला रही है। जब उनसे मैं मिला तब उन्होंने मेरे को बताया कि नहीं, हम ही यहाँ से इसको पूरा ऑपरेट कर रहे हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ अपनी इतनी सारी कहानियाँ बताने के लिए और पूरे ब्रांड की जर्नी के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको देवदर्शन धूप की ये कहानी पहले पता थी
या नहीं, इस पॉडकास्ट में आपको क्या अच्छा लगा, और इस पॉडकास्ट को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनका इंटरेस्ट ऐसी स्टोरीज़ में है, और कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं कि आप और कौन से गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट में देखना चाहेंगे। थैंक यू।